Hello dear students, welcome to the JDC Live. Now here we are going to discuss the fourth major parameter of the pharmacokinetic. हमने स्टार्ट किया pharmacokinetic में चार मेजर पैरामीटर्स हमारे लिए थे, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन. हमने बाकी तीन डिस्कस किए. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द एक्सक्रीशन. व्हाई एक्सक्रीशन इज नेसेसरी? बिकॉज आफ्टर द ड्रग एक्शन द ड्रग शुड बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, और उस प्रोसेस के लिए हमारा एक्सक्रीशन बहुत जरूरी है. सो रिमूवल ऑफ ड्रग एंड इट्स मेटाबोलाइट फ्रॉम द बॉडी, जो हमारी ड्रग है या उसका मेटाबोलाइट है, उसका एक्सक्रीशन या रिमूवल हमारी बॉडी से, प्रोसेस ही क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन. मींस रिमूवल ऑफ द ड्रग एंड इट्स मेटाबोलाइट फ्रॉम द बॉडी, दैट इज द एक्सक्रीशन. एंड द मेजरली द एक्सक्रीशन इज कैरिड आउट बाय द ऑर्गन किडनी. मेनली किससे होता है? किडनी से. कुछ अदर ऑर्गन्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, लाइक हमारे लंग्स, बाइल, फेसेस, स्वेट, सलाइवा, मिल्क एंड टीयर्स. these are other process by which drug are excreted. लेकिन मेनली अप्रॉक्स आप मान के चलिए मोर देन 90% ड्रग्स आर एलिमिनेटेड थ्रू द किडनी. सो अगर हम बात करें किडनी में, तो किडनी में हमारी मेनली रेट ऑफ एक्सक्रीशन हमें फाइंड आउट करना है. किडनी में तीन प्रोसेस होती हैं. नेफ्रॉन्स की बात करें, नेफ्रॉन में तीन प्रोसेस होंगे. फर्स्ट हमारा होता है फिल्ट्रेशन, जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. नेक्स्ट हमारा आता है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड थर्ड हमारा आता है ट्यूबुलर सिक्रीशन. तो फिल्ट्रेशन एंड सिक्रीशन, these are process to increase the excretion, while reabsorption is the process, वो क्या करती है? रीअब्सॉर्ब कर लेती है. रीअब्सॉर्प्शन से क्या होता है? एलिमिनेशन या एक्सक्रीशन कम हो जाता है. सो अगर रेट ऑफ एक्सक्रीशन की बात करें, सो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन प्लस रेट ऑफ सिक्रीशन माइनस रेट ऑफ रीअब्सॉर्प्शन. अगर फिल्ट्रेशन और सिक्रीशन को ऐड करके रीअब्सॉर्प्शन को माइनस कर दें या रिमूव कर दें, तो वो हमारा क्या मिल जाएगा? रेट ऑफ एक्सक्रीशन. सो किडनी में हमारी तीन प्रोसेस मिलनी हुई, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन. यहाँ पे पैसिव प्रोसेस इसलिए क्योंकि यहाँ पे किसी भी एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं होता है. व्हाइल ट्यूबुलर सिक्रीशन इज द प्रोसेस व्हिच रिक्वायर्स द एनर्जी, दिस इज प्रोसेस इज द एक्टिव प्रोसेस. ठीक है. अब हम इन्हीं को थोड़ा सा डीप में देखें क्या क्या होता है. आप एक बोमेन कैप्सूल की अगर हम बात करें, हमारा जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन का जो फर्स्ट पार्ट या फ्रंट पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं क्या? बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलर कैप्सूल. ये हमारा बोमेन कैप्सूल है. दिस इज द बोमेन कैप्सूल. बोमेन कैप्सूल के पास में जो हमारी ब्लड वेसल्स आती हैं, तो आने वाली ब्लड वेसल्स हमारी कहलाती है एफरेंट आर्टरियोल्स. जिससे आता है बोमेन कैप्सूल में, उसको हम बोलते हैं एफरेंट. और जो बोमेन कैप्सूल से आगे बढ़ता है, उसको हम बोलते हैं इफरेंट. आना एफरेंट, एग्जिट इफरेंट. अगर आप याद रखिए, एफरेंट आना और एग्जिट इफरेंट, बाहर जाना इफरेंट. और यहां पे क्या होते हैं? कैपिलरी जो हमारी आती हैं, आर्टरियल्स हमारी आती हैं, वो बोमेन कैप्सूल में कैपिलरी में फॉर्मेशन हो जाता है. और यहाँ पे कैपिलरी में क्या होते हैं? पोर्स होते हैं. और उस पोर्स के थ्रू यहां से ड्रग फिल्टर होके हमारे बोमेन कैप्सूल में आने लगती है. और बोमेन कैप्सूल में जो ये फिल्ट्रेशन होता है, दिस इज नोन एज द फिल्ट्रेशन. तो ये हमारा प्रोसेस किसके थ्रू होता है? ग्लोमेरुलर कैपिलरीज. जो हमारा ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती हैं, वहां से ड्रग फिल्टर होती है, फिल्टर होने के बाद बोमेन कैप्सूल में आ जाती है. फर्दर ये हमारी जो इफरेंट आर्टरियल्स आगे चलती है, तो यहाँ पे आती है पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज. पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में अब सपोज कुछ ड्रग्स हमारी ऐसी होती हैं जिनकी साइज बड़ी है, क्योंकि बोमेन कैप्सूल में जस्ट फिल्ट्रेशन हो रहा है, और फिल्ट्रेशन में साइज हमारा बहुत महत्व करता है. क्योंकि अगर किसी ड्रग का साइज ज्यादा है, तो साइज ज्यादा है तो वो इजीली फिल्टर नहीं हो पाएगा. जैसे आप चाय छानते हैं, उसको एग्जांपल रखिए कि अगर किसी पार्टिकल्स का साइज बड़ी है, तो वो चाय छन्नी के थ्रू फिल्टर नहीं होगा. सिमिलरली यहाँ पे तो उसको क्या करते हैं, पेरीट्यूबुलर में क्या करते हैं, बाय द यूटिलाइजिंग एनर्जी, उसको हम क्या करते हैं? फोर्सफुली अगेन हम उसको नेफ्रॉन के अंदर इंसर्ट करते हैं. दिस इज द एक्टिव सिक्रीशन. वाइल जो भी फिल्टर हुआ उसमें से मैक्सिमम अमाउंट क्या होता है? रीअब्सॉर्ब हो जाता है. और ये जो हमारा रीअब्सॉर्ब होता है, ये हमारा कहलाता है ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन. और जो फाइनल ये सब करने के बाद जो टोटल अमाउंट हमको मिलता है, दैट इज द यूरिनरी एक्सक्रीशन. सो अगर एक्सक्रीशन की बात करें, तो फिल्ट्रेशन माइनस रीअब्सॉर्प्शन प्लस सिक्रीशन, दिस इज द टोटल एक्सक्रीशन. बहुत इजी है, लेकिन ये तीनों पैरामीटर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इनको जरूर हम लेके चलेंगे. थोड़ा सा डीप में इनको लेके चले. पहला हमारा आता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशंस को अफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहले बात हम करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग. प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग
वो चीजें होती हैं, सपोज अगर हमारी ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंड है, बाउंड होने से क्या होता है, उसकी साइज बड़ी हो जाएगी, क्योंकि पार्टिकल्स अगर फ्री है तो साइज छोटी है, लेकिन अगर वो प्रोटीन से बाउंड हो गई तो उससे उसकी साइज क्या होती है, बड़ी हो जाती है। जब साइज लार्ज हो जाती है तो वो फिल्टर नहीं हो पाता है। सो हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग have the lower filtration, means only unbound form of drug is excreted and the drug which bound to the plasma protein cannot be filtered. Next, renal blood flow. अगर ब्लड फ्लो ज्यादा है, ग्लोमेरुलर कैप्सूल के नियर में ब्लड फ्लो ज्यादा है, तो ब्लड फ्लो ज्यादा है तो ज्यादा कंटेंट आएगा, ज्यादा ड्रग आएगी तो ज्यादा उसका फिल्ट्रेशन होगा। मींस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द रेनल ब्लड फ्लो। अगर ब्लड फ्लो बढ़ाया जाए तो फिल्ट्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट पैरामीटर आता है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शंस। अब अगर हम इन अ डे कैलकुलेशंस करें तो इन अ डे जो हमारा फिल्ट्रेशन होता है वो इन अ डे 180 लीटर होता है, बिकॉज 1.2 लीटर पर मिनट कितना होता है, 1.2 लीटर पर मिनट टोटल अगर हम कैलकुलेट करें तो 180 लीटर का फिल्ट्रेशन होता है। लेकिन क्या 180 लीटर का एक्सक्रीशन होता है, यूरिन एक्सक्रीशन? जी नहीं होता। कितना है, मैक्सिमम 1.8 to 2 लीटर का एक्सक्रीशन होता है। तो बाकी कहां गया भाई, क्योंकि ये तो केवल 1% है, 180 का 1.8 1% हुआ, तो अगर 1% एक्सक्रीशन हुआ तो 99% क्या होता है, रीअब्सॉर्ब हो जाता है। तो यही चीज है, 99% ऑफ द ब्लड comes back through the reabsorption process। तो 99% जो हमारा फिल्ट्रेट होता है वो क्या होता है, रीअब्सॉर्ब हो जाता है। और अब ये रीअब्सॉर्प्शन किस पे डिपेंड करेगा, यहाँ पे सिंस हम बात कर रहे हैं ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन इज ओनली डिपेंडेंट ऑन द पैसिव डिफ्यूजन। यहाँ पे केवल पैसिव प्रोसेस है, कोई भी यहाँ पे एक्टिव एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले पैरामीटर हमारा आता है लिपिड सॉल्युबिलिटी। अब आप बात करिए क्या, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि लिपिड सॉल्युबिलिटी का फर्क पड़ेगा फिल्ट्रेशन में। भाई फिल्ट्रेशन में क्यों पड़ेगा, फिल्ट्रेशन में तो केवल साइज का पड़ेगा, या साइज मतलब प्लाज्मा प्रोटीन से हो गया, लेकिन अगर फिल्ट्रेशन का वहां सिर्फ फिल्टर हो रहा है तो वहां लिपिड सॉल्युबिलिटी की कोई बात ही नहीं है। लेकिन यहां पे फिल्ट्रेट को नेफ्रॉन के थ्रू जो हमारी ब्लड वॉल्स हैं या नेफ्रॉन वॉल्स है, उस वॉल्स को पार करके कब हमारा ब्लड वेसल्स में वापस आएगा। तो यहाँ पे जब पार करना है, ये हमारी किससे बनी हुई है, बाइफॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन बनी हुई है, तो इनको क्रॉस करने के लिए लिपिड सॉल्युबिलिटी जरूरी है। मींस द ड्रग विच इज हाईली लिपिड सॉल्युबल, द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ दैट ड्रग विल इंक्रीजेस। मींस नॉन लिपिड सॉल्युबल ड्रग, नॉन लिपिड सॉल्युबल अगर ड्रग है तो क्या उसका फिल्टर रीअब्जॉर्प्शन होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। नॉन लिपिड सॉल्युबल ड्रग आर एक्सक्रीटेड मोर बिकॉज, और हम इसीलिए मेटाबॉलिज्म किए थे। अभी जब हमने मेटाबॉलिज्म पढ़ा था तो मेटाबॉलिज्म का मेन हमारा क्यों हम कर रहे थे, बिकॉज बाय द मेटाबॉलिज्म वी चेंज द नेचर ऑफ द ड्रग फ्रॉम द लिपिड सॉल्युबल टू द वाटर सॉल्युबल। सो पर्पस ऑफ मेटाबॉलिज्म इज टू मेक द ड्रग वाटर सॉल्युबल सो दैट इट कैन बी इजिली एक्सक्रीटेड आउट। नेक्स्ट हमारा आता है आयोनाइजेशन। हमने बात किया कि जो ड्रग जितना ज्यादा आयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगी उसका नेचर पोलर होगा, और पोलर होगा तो वाटर सॉल्युबल होगा, और वाटर सॉल्युबल होगी तो उसका एक्सक्रीशन उतना ज्यादा होगा। मींस हाईली आयोनाइज्ड ड्रग आर एक्सक्रीटेड मोर। नेक्स्ट, यूरिनरी पीएच ऑफ द पार्शली आयोनाइज्ड ड्रग। अब यहाँ पे दो केसेस आ जाते हैं। जैसे हमने बात किया था एब्जॉर्प्शन में, एसिडिक ड्रग का एब्जॉर्प्शन कहां से हो रहा था, एसिडिक पीएच से, बिकॉज एसिडिक ड्रग इन द एसिडिक पीएच इज अनआयोनाइज्ड। सो यहाँ पे हमें एक्सक्रीशन कराना है, तो एसिडिक ड्रग अगर है तो उसके एक्सक्रीशन के लिए हमको कौन सा मीडियम चाहिए, बेसिक मीडियम चाहिए। तो वो चीज अगर हम पॉइंट आउट करें तो बेसिक ड्रग अगर हमारी है, सपोज बेसिक ड्रग आर आयोनाइज्ड एट द एसिडिक पीएच, क्योंकि बेसिक ड्रग बेसिक पीएच पे अनआयोनाइज्ड रहेगी, तो बेसिक ड्रग को अगर हमें एक्सक्रीट कराना है तो किस मीडियम को हमें क्या बनाना पड़ेगा, एसिडिक बनाना पड़ेगा। सो बेसिक ड्रग आर मोर आयोनाइज्ड ऑन द एसिडिक पीएच by which the absorption will be reduced. Similarly, अगर एसिडिक ड्रग की बात करें तो एसिडिक ड्रग के लिए हमें कौन से पीएच की रिक्वायरमेंट है, अल्कलाइन पीएच। इन द अल्कलाइन पीएच एसिडिक ड्रग आर आयोनाइज्ड एंड दैट विल बी एक्सक्रीटेड आउट। एग्जांपल पे आप ले लीजिए, सपोज आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, इफ एनी पेशेंट हैव द एस्पिरिन टॉक्सिसिटी। एस्पिरिन क्या है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। अब एसिड है हमारा ये, मींस अगर एस्पिरिन की टॉक्सिसिटी हुई तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे आता है कि हमें यूरिन को क्या करना पड़ेगा, यूरिन को एल्कलाइन कर दें, क्योंकि अगर यूरिन एल्कलाइन हो जाएगा तो उससे एस्पिरिन का एक्सक्रीशन इंक्रीज हो जाएगा। सो इन द एस्पिरिन टॉक्सिसिटी
urine will make the alkalinized by the sodium bicarbonate so that the drug can be easily excreted out. अब अपोजिट अगर ले लीजिए, किसी एक बेसिक ड्रग का एग्जांपल ले लीजिए, एम्फेटामिन, मॉर्फिन, क्विनिन, कोई भी आप ले लीजिए, अगर ऐसी किसी ड्रग की टॉक्सिसिटी है तो उस केस में हमको यूरिन का पीएच क्या करना पड़ेगा, एसिडिक पीएच बनाना पड़ेगा. सो इन द केस ऑफ द बेसिक ड्रग द यूरिन विल बी एसिडिफाई विद द अमोनियम क्लोराइड. तो अमोनियम क्लोराइड से हम वहां पे ड्रग को क्या करना, यूरिन पीएच को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, और चेंज करने के बाद उसको क्या बना देंगे, एसिडिक बना देंगे. एंड थर्ड हमारा प्रोसेस आता है ट्यूबुलर सिक्रीशन. ट्यूबुलर सिक्रीशन में सबसे जरूरी हमारे लिए क्या होता है, दिस इज द एक्टिव प्रोसेस. और एक्टिव प्रोसेस हो गया तो हमको किस चीज की नीड है, यहाँ पे एटीपी यानी एनर्जी की नीड है. और जो ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है, अब ट्यूबुलर सिक्रीशन ऐसे ही नहीं कि कहीं से भी हो जाएगा. हमारे जो ट्यूबुलर सिक्रीशन कराने के लिए दो टाइप के पंप पाए जाते हैं, एक एसिडिक पंप होता है, एक बेसिक पंप होता है. एसिडिक पंप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्यूबुलर सिक्रीशन ऑफ द एसिडिक ड्रग, while basic pump is responsible for the excretion of the basic drug. So two types of the pumps are present in the proximal tubules. One is the acidic and another is the basic for the basic drug. So only one drug at a time. अगर हम बात करें कि सपोज दो ड्रग हैं और दो ड्रग का एक साथ एक्सक्रीशन होना है, दो ड्रग हैं और दो ड्रग का एक साथ ट्यूबुलर सिक्रीशन होना है, तो क्या एक साथ हो सकती हैं, बिल्कुल नहीं. जैसे एक एग्जांपल आप ले लीजिए, प्रोबेनासिड एंड पेनिसिलिन बोथ आर एक्सक्रीटेड थ्रू द ट्यूबुलर सिक्रीशन. दोनों का एक्सक्रीशन कैसे होता है, ट्यूबुलर सिक्रीशन के थ्रू. तो इसीलिए होता है कि जब ये दोनों ड्रग साथ में दी जाती हैं, सो प्रोबेनासिड इनहिबिट द ट्यूबुलर सिक्रीशन ऑफ द पेनिसिलिन. कई बार आपसे क्वेश्चन इसमें पूछा जा चुका है, प्रोबेनासिड इनहिबिट द ट्यूबुलर सिक्रीशन ऑफ द penicillin. That's why penicillin duration of action will increases in the presence of the probenecid. So this is the tubular secretion. अब अगर हम बात करें, कुछ हमारे काइनेटिक्स आते हैं, एक्सक्रीशन के काइनेटिक्स. अब इसमें हम पहला आता है काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन. एलिमिनेशन क्या होता है, एलिमिनेशन में काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन में कई पैरामीटर्स. तो सबसे पहले हमारा आता है हाफ लाइफ. हाफ लाइफ क्या होता है, बहुत इजी, आप अच्छे से समझते हो. हाफ लाइफ मतलब वो ड्यूरेशन जितने में किसी ड्रग का अमाउंट हमारी बॉडी में कितना हो जाए, हाफ हो जाए. लाइक इट इज द टाइम इन विच द प्लाज्मा कंसंट्रेशन बिकम्स द 50%, दैट इज द हाफ. जैसे अगर सपोज आपने किसी पेशेंट को बाय द आईवी, मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं क्योंकि आईवी में मान के चलते हैं 100% जाएगा. सपोज अगर हमने बात किया कि थ्रू द आईवी रूट किसी पेशेंट को 50 mg ड्रग दी गई, कितनी दी गई, 50 mg दी गई, तो 50 mg हमारे लिए 100% हो गया. तो वो परसेंटेज जब ये हाफ हो जाए, मींस 50 का 25 हो जाएगा, 50% हो गया. तो जहां जितने टाइम में 50 से 25 होने में लगेगा, दैट इज द हाफ लाइफ. सो एट द ड्यूरेशन और द टाइम इन विच द प्लाज्मा कंसंट्रेशन बिकम्स द 50%. इसके लिए फॉर्मूला हमारा क्या होता है, बहुत इजी फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. टी हाफ इज इक्वल 0.693 VD by CL. VD by CL 0.693 VD by CL. दिस इज द फॉर्मूला फॉर द टी हाफ. इसको कन्वर्ट करके हम कई बार क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. ये फॉर्मूला दिमाग के 7वें ताले के अंदर आप लोग रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. टी हाफ इज इक्वल 0.693 VD by CL. इस चीज को भूलिएगा नहीं. जहां पे VD क्या है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और CL क्या है, क्लियरेंस. CL हमारा क्या है, क्लियरेंस. टी हाफ तो हमारी हाफ लाइफ है ही है. तो अगर हम बात करें, सपोज आप एग्जांपल देखिए, इसमें अब कई टी हाफ आती है, कई हाफ लाइफ आती है. जैसे सपोज अगर हमने पहले किसी पेशेंट को 100% दिया, तो 100% से 50% होने में जितना टाइम लगेगा, दैट इज द फर्स्ट टी हाफ. नेक्स्ट उसमें फिर से वो रिड्यूस होगा. अब यहां पे दो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं. सपोज आफ्टर द 3 हाफ लाइफ, हाउ मच अमाउंट ऑफ द ड्रग एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी और हाउ मच अमाउंट ऑफ द ड्रग लेफ्ट इनटू द बॉडी. दो क्वेश्चंस हो गए. एलिमिनेट कितनी एक्सक्रीट हो गई या कितनी बची, दोनों टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है. दोनों टाइप को याद रखिए. तो अगर हम बात करें एलिमिनेशंस की, तो फर्स्ट टी हाफ के बाद कितनी एलिमिनेट होगी, 50% हो जाएगी. सेकंड टी हाफ के बाद 75, क्योंकि 50 का फिर 50 होगा, 75%. थर्ड टी हाफ के बाद 87.5, फोर्थ टी हाफ के बाद 93.75 एंड 5 टी हाफ के बाद 96.875%. दिस इज द परसेंटेज द ड्रग एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी. अब आप बात करें लेफ्ट इनटू द बॉडी, अपोजिट कर दीजिए. अगर 50 फर्स्ट टी हाफ के बाद 50 एलिमिनेट हुई तो 50 हमारे ड्रग बची. सेकंड टी हाफ के बाद 75 एलिमिनेट हो गई तो 25 बचेगी. थर्ड टी हाफ के बाद 87.5 एलिमिनेट हो गई, सो 12.5 लेफ्ट करेंगे हमारी बॉडी में. फोर्थ टी हाफ के बाद 93.75 एलिमिनेट होगी, सो 6.25 विल बी लेफ्ट इनटू द बॉडी. तो एंड आफ्टर द फिफ्थ हाफ लाइफ 3.125% अमाउंट ऑफ द ड्रग विल बी
लेफ्ट इनटू द बॉडी। ये दोनों टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कोई आपको इसमें रटने की जरूरत नहीं है, बेसिक है। एक कॉन्सेप्ट अगर आप लगाते चले जाएंगे 50 50 50 करते चले जाइए, पहले 50, फिर नेक्स्ट आपका 25 जाएगा, फिर 12.5 जाएगा, नेक्स्ट 6.25 जाएगा, नेक्स्ट 3.125 जाएगा, इतना एलिमिनेट करते चले जाइए, आपका टोटल आप निकाल देंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस का पूछा जाता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हैव द व्हाट हाफ लाइफ, ड्रग के बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग के हाफ लाइफ को मेंशन किया, लाइक एस्प्रिन हैव द 4 आवर, 4 घंटे की हाफ लाइफ होती है। डॉक्सीसाइक्लिन 20 आवर, सेट्रिजिन 10 आवर। यहाँ पे अगर हम डिजिटॉक्सिन की देखें, डिजिटॉक्सिन हैव द 7 डेज, डिजिटॉक्सिन कितनी होती है, 7 डेज की हाफ लाइफ होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हाफ लाइफ है। मैक्सिमम हमारे डिजिटॉक्सिन पे यहाँ पे हाफ लाइफ हम दिखाना चाह रहे हैं क्योंकि कई बार इसमें क्वेश्चंस आपसे पूछे जा चुके हैं। सो ये हाफ लाइफ है फॉर द इंपॉर्टेंट ड्रग्स। अब इसको आप देख लीजिए, फर्स्ट ई हाफ के बाद 100 से 50 होगा, नेक्स्ट ई हाफ के बाद 50 से 25, नेक्स्ट 12.5, नेक्स्ट 6.25, नेक्स्ट 3.125। सो दीज आर द लेफ्ट अमाउंट ड्रग और एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। दोनों आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करके चल सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट पैरामीटर इज द रेट ऑफ एलिमिनेशन। रेट ऑफ एलिमिनेशन, इट इज द अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम फ्रॉम द बॉडी। मींस एक यूनिट टाइम में जो अमाउंट हमारे बॉडी से ड्रग का एलिमिनेट हो रहा है, दैट इज द रेट ऑफ एलिमिनेशन। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम, दैट इज द रेट ऑफ एलिमिनेशन। रेट ऑफ एलिमिनेशन इज इक्वल अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम। थर्ड हमारा पैरामीटर आता है काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन में क्लियरेंस। क्लियरेंस, इट इज द एलिमिनेशन ऑफ ड्रग फ्रॉम द प्लाज्मा इज क्वांटिफाइड इन टर्म्स ऑफ द क्लियरेंस। मींस क्लियरेंस जो हम कहते हैं किस रेट से एलिमिनेट हो रहा है। सो द क्लियरेंस ऑफ द ड्रग इज द थ्योरेटिकल वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम विच द ड्रग इज कंप्लीटली रिमूव्ड इन यूनिट टाइम। जैसे हमने बात किया था वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमारे लिए हाइपोथेटिकल था क्योंकि हम ये नहीं कंफर्म कर सकते हैं कि हमारी ड्रग कितना कितना अमाउंट किस किस ऑर्गन या किस किस लोकेशंस पे डिस्ट्रीब्यूट हुई है। तो सिमिलरली क्लियरेंस हमारा यही है, हाइपोथेटिकल वॉल्यूम हमारा होता है। मींस दिस इज द clearance is the theoretical volume of plasma from which the drug is eliminated, completely removed in unit time। means एक यूनिट टाइम में जितना अमाउंट हमारे ड्रग से एलिमिनेट हो जा रही है या कंप्लीटली रिमूव हो जा रही है, दैट इज द क्लियरेंस। ये फॉर्मूला याद रखिए, रेट ऑफ एलिमिनेशन डिवाइडेड बाय द प्लाज्मा कंसंट्रेशन। क्लियरेंस इज इक्वल रेट ऑफ एलिमिनेशन divided by the plasma concentration. This is the formula for the clearance. बहुत easy है, RE upon C. RE upon C. C is the plasma concentration, RE is the rate of elimination is equal to the clearance. या दूसरे अगर टर्म में इसको बात करें, clearance is equal concentration in urine multiplied by the urine flow divided by the plasma concentration। ये दो फॉर्मूले हैं। मेजर आपका सबसे इंपॉर्टेंट पहला वाला होता है रेट ऑफ एलिमिनेशन अपॉन प्लाज्मा कंसंट्रेशन, दिस इज द मेजर। बट आप इसको भी याद रख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन इनटू द यूरिन फ्लो डिवाइडेड बाय द प्लाज्मा कंसंट्रेशन, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द क्लियरेंस। अब बात आती है ऑर्डर ऑफ द फार्माकोकाइनेटिक। अब हमारी जितनी भी ड्रग होती हैं वो 2 ऑर्डर्स फॉलो करती हैं। ऑर्डर मतलब आपका आदेश की बात नहीं कर रहे हैं कि आपने ऑर्डर दिया वो फॉलो कर रही है। मींस उसका जो एलिमिनेशन होता है वो 2 ऑर्डर फॉलो करता है, इधर फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन और 0 ऑर्डर एलिमिनेशन। तो फर्स्ट ऑर्डर की बात अगर हम करते हैं तो वहां पे सीधा टर्म आ जाता है, इफ द एलिमिनेशन इज डिपेंडेंट ऑन द प्लाज्मा कंसंट्रेशन that is the first order, if independent of the plasma concentration that is the 0 order। तो ये दोनों ऑर्डर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैक्सिमम जो हमारी ड्रग्स होती हैं वो कौन सा ऑर्डर फॉलो करती हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो ये हमने दोनों को टेबलाइज फॉर्म में यहाँ पे रखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। समराइज कर दूंगा एक बार में, आपको सारे इससे पैरामीटर्स क्लियर होते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, एलिमिनेशन काइनेटिक्स बोल सकते हैं इसको, फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन काइनेटिक्स। और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, अ कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ ड्रग एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम। कांस्टेंट फ्रैक्शन, ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर मैं 0 ऑर्डर की बात करूंगा तो यहां पे कांस्टेंट अमाउंट, इफ कांस्टेंट फ्रैक्शन मतलब एक कांस्टेंट परसेंटेज। जैसे मैंने बात किया किसी ड्रग का 50% या 20% मान लें कि 20% एलिमिनेट होगा तो हर बार 20% होगा। तो अगर हम 20% की बात करें तो फर्स्ट टाइम में 20% बात करेंगे तो 100 से 80 होगा,
परसेंटेज वाइज। लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर हम बात करें 80 का 20%, तो 80 का 20% पे अगर हम चलेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 16%। कितना एलिमिनेट होगा 16% एलिमिनेट होगा। तो हर बार चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की बात करें, अ कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम, यहां पे फ्रैक्शन की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है अमाउंट की। जैसे एक एग्जांपल देखिए, सपोज आपने दो ड्रग दिया 100 mg और दोनों को एलिमिनेट हो रहा है, एक को जीरो ऑर्डर से, एक को फर्स्ट ऑर्डर से। तो अगर हम बात करें 100 mg गई और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की बात करें, तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या होना है, एक कांस्टेंट फ्रैक्शन जाना है। कांस्टेंट फ्रैक्शन हम मान के चल रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में 50% का एलिमिनेशन पर यूनिट टाइम हो रहा है। कितना हो रहा है 50%। तो 50% तो फर्स्ट यूनिट टाइम में कितना हो बचेगी 50 बचेगी, और सेकेंड यूनिट टाइम में अब 50 का फिर 50% कर दीजिए, तो 50 का 50% कितना हो जाएगा 25। नेक्स्ट यूनिट टाइम में 25 का 50% कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 12.5। मींस इन द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स कांस्टेंट फ्रैक्शन इज एलिमिनेटेड। लेकिन अगर हम जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की बात करें, तो सपोज यहां पे 100 mg था, अब 100 mg में एक ड्रग है जो पर यूनिट टाइम 20 mg एक्सक्रीट हो रही है। कितनी हो रही है 20 mg। अगर मैं 20 mg ना लूं, सपोज मैं एक दूसरा ये जो आपको टेबल दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा सा और चेंज कर दूं आपके इजी लैंग्वेज में समझने के लिए। सपोज आप फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स पे चल रहे हैं और 50 mg एलिमिनेट हो रहा है। वहां पे हमने परसेंट रखा है फर्स्ट ऑर्डर में, लेकिन यहां हमने क्या रखा अमाउंट की बात कर रहे हैं, तो 50 mg एलिमिनेट होगा। तो फर्स्ट यूनिट टाइम के बाद ये 100 से कितना बचेगा 50, और सेकेंड यूनिट टाइम के बाद ये कितना बचेगा 0। फर्स्ट यूनिट टाइम में 50 और नेक्स्ट यूनिट टाइम में 0। यहां पे दो हाफ लाइफ, दो यूनिट टाइम में पूरी ड्रग एलिमिनेट हो जाएगी। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में परसेंटेज जाएगा, तो वहां पे 50% जाएगी और यहां पे 50 mg जाएगी। दोनों चीजें क्लियर कर लीजिएगा। तो यहां पे अगर हमने सपोज एक एग्जांपल रखा है, यहां पे हम पर यूनिट टाइम 20 mg एलिमिनेट करा रहे हैं। कितनी करा रहे हैं 20 mg एलिमिनेट करा रहे हैं। तो फर्स्ट यूनिट टाइम के बाद 80 mg बचेगी, सेकेंड यूनिट टाइम के बाद 60 mg, थर्ड यूनिट टाइम के बाद 40 mg, फोर्थ यूनिट टाइम के बाद 20 mg एंड फिफ्थ यूनिट टाइम के बाद 0, क्योंकि वहां पे 20 mg बार बार जाएगी। समझ में आ रही मेरी बात। अगर मैं थोड़ा सा इसको और आगे लेके चलूं, तो यहां पे 20 और 20 के बाद नेक्स्ट यूनिट टाइम में क्या हो जाएगा 0, ये चलेगी। मींस 5 यूनिट टाइम में ये 0 हो गई। लेकिन अगर इस वाले कॉन्सेप्ट को हम 5 यूनिट टाइम तक लेके चले आगे, 3 यूनिट टाइम हो चुका है, नेक्स्ट यूनिट टाइम में हो जाएगा 6.25 एंड नेक्स्ट यूनिट टाइम में 3.125। तो 5 यूनिट टाइम के बाद अगर आप फर्स्ट ऑर्डर में देखेंगे 3.125 mg बची, लेकिन जीरो ऑर्डर में तो पूरी की पूरी एलिमिनेट हो गई। अंतर हो गया दोनों में। अब यहां पे हमारा आता है रेट ऑफ एलिमिनेशन। रेट ऑफ एलिमिनेशन हमारा क्या कहता है, रेट ऑफ एलिमिनेशन इज द अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम। Okay, so here rate of elimination is directly dependent on the plasma concentration. कैसे डिपेंड किया भाई आप ये समझिए। रेट ऑफ एलिमिनेशन हमने क्या बोला, अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम। यहाँ पे यूनिट टाइम हमने सेम रखा है 1 आवर है। तो यहाँ पे आपका क्या चल रहा है अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेटेड। तो यहाँ पे भी यहाँ पे कितनी गई, पहले वाले पे अगर हम चलें, फर्स्ट ऑर्डर लेके चल रहा हूं, ध्यान दीजिए, पहले वाले यूनिट टाइम पे चलेंगे तो कितनी एलिमिनेट हुई थी 100 से 50 हुई थी, यानी 50 mg एलिमिनेट हुई, रेट ऑफ एलिमिनेशन हो गया। नेक्स्ट पे हमारा क्या हुआ 25 एलिमिनेट हो रही है। नेक्स्ट पे हमारा 12.5 एलिमिनेट हो रही है। तो आप अगर ध्यान दीजिए कि अगर जब प्लाज्मा कंसंट्रेशन ज्यादा था तब रेट ऑफ एलिमिनेशन भी ज्यादा था, लेकिन जैसे जैसे प्लाज्मा कंसंट्रेशन घटता चला गया रेट ऑफ एलिमिनेशन क्या होता चला जा रहा है, डिक्रीज होता चला जा रहा है। मींस प्लाज्मा कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ एलिमिनेशन। अब क्लियरेंस का फार्मूला पे आ जाते हैं। क्लियरेंस का फार्मूला हमारा कहता है रेट ऑफ एलिमिनेशन अपॉन प्लाज्मा कंसंट्रेशन। रेट ऑफ एलिमिनेशन अगर हमने निकाला फर्स्ट टाइम पे, हमारा रेट ऑफ एलिमिनेशन सपोज 50 था, प्लाज्मा कंसंट्रेशन यहां पे कितना है 100 mg। तो अगर हम फर्स्ट यूनिट टाइम पे चलेंगे तो क्या हमारा मिलेगा 100/50, रेट ऑफ एलिमिनेटेड अपॉन मींस 50/100, क्या हमारा मिलेगा 50/100। फर्स्ट यूनिट टाइम में निकाल रहा हूं खाली, मैं भी ध्यान दीजिएगा। तो अगर मैं 50/100 कर दूं तो 1/2 हो जाएगा। सेकेंड यूनिट टाइम में क्या हो जाएगा 25/50, फिर हाफ हो जाएगा। थर्ड यूनिट टाइम में 12.5, फिर हाफ हो जाएगा। मींस क्लियरेंस इज कांस्टेंट इन द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स।
कॉन्सेप्ट समझते चलिएगा। अभी मैं इसको नेक्स्ट टेबलेट फॉर्म में आपको और दिखाने वाला हूं। टी हाफ की बात करें तो यहां टी हाफ भी हमारा क्या होगा, कांस्टेंट है, क्योंकि हर बार कितना जा रहा है, 50% ही तो एलिमिनेट हो रहा है, तो टी हाफ हमारा कांस्टेंट चल रहा है। सो मोस्ट ऑफ द ड्रग फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अब हम जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की बात करें। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में फर्स्ट यूनिट टाइम में कितनी एमजी एक्सक्रीट हुई, 20 एमजी। और यहां पे रेट ऑफ एलिमिनेशन अगर हम लगाएं तो अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम तो हमारा सेम है, तो अमाउंट एलिमिनेटेड कितना है, 20 mg। कितना हो रहा है, 20 mg। कोई मतलब नहीं है कि अमाउंट 100 था या 80 था या 60 था, जो भी है वो हर बार एक कांस्टेंट अमाउंट एलिमिनेट करेगी। सो रेट ऑफ एलिमिनेशन इज इंडिपेंडेंट ऑन द प्लाज्मा कंसंट्रेशन, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में फर्क पड़ रहा था। क्लियरेंस, अगर हम बात करें क्लियरेंस की बात करें तो क्लियरेंस मतलब रेट ऑफ एलिमिनेशन अपॉन प्लाज्मा कंसंट्रेशन। तो अगर हम फर्स्ट वाले टाइम में यूनिट टाइम में बात करें तो 20 था, कितना हुआ, 20/100 होगा। फर्स्ट में कितना होगा, 20/100। लेकिन अगर हम नेक्स्ट यूनिट टाइम में बात करें तब हमारा क्या हो जाएगा, 20/80। क्या हो जाएगा, अब लिख के देखिए, यही होगा, 20/80 होगा। तो जब 100 था तब तो यहां पे आया 1/5। क्या आया, 1/5 यानी 0.2। लेकिन जब दूसरी बार हुआ तो 1/4 हो गया, यानी 0.25 हो गया। मतलब जब प्लाज्मा हमारा क्लियरेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्लाज्मा कंसंट्रेशन, मतलब जब हमारा प्लाज्मा कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो क्लियरेंस कम होगा। जितना प्लाज्मा कंसंट्रेशन कम होता जाएगा क्लियरेंस उतना ज्यादा होता चला जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, थर्ड में हम बात करें तो 20 बाई क्या हो जाएगा, 60। 20/60 यानी 1/3 हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो 20/40 हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। नेक्स्ट 20 बात करें तो 1 हो जाएगा। तो जैसे जैसे प्लाज्मा कंसंट्रेशन घटेगा क्लियरेंस उतना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। दिस इज द जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। नेक्स्ट टी हाफ की बात करें तो यहां पे टी हाफ हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लाज्मा कंसंट्रेशन है, क्योंकि जब प्लाज्मा कंसंट्रेशन ज्यादा है, जैसे यहां पे 100 mg था तो 100 mg से 50 mg होने के लिए, हाफ होने के लिए लगभग आपको लगेगा 2.5 आवर। लेकिन नेक्स्ट 50% होने में हमें हार्डली 2 घंटे लगेंगे। तो ये अलग अलग हमारा होगा। मींस टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लाज्मा कंसंट्रेशन। कुछ डाउट होंगे इस टेबल के बाद, कुछ डाउट होंगे 1 मिनट में इस टेबल के बाद, कुछ डाउट होंगे 1 मिनट में इस टेबल को आप ध्यान दीजिए, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे।